वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। ध्यान। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन पे। आप लोग अच्छे से ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा की धनाधन तैयारी कर रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। तो हमने लास्ट क्लास में जो है ये जीपीडीपी के बारे में जो 5 चरण थे इनको पढ़ा था, ठीक है। और इनको हमने पढ़ने के बाद मैंने अब जो है इसके आगे, अभी तो हमने केवल इनको देख लिया था, अभी हम बात करेंगे इनके बारे में डिटेल जो जानकारी है उसको हम जो है देखेंगे। एक एक जो 5 चरण है उनमें से एक एक चरण की हम यहाँ बात करेंगे। चलिए, तो 5 चरणों में जो सबसे पहला चरण है साथियों उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहला जो चरण है ये है वातावरण निर्माण, जो पहला चरण है। अब आपको जीपीडीपी बनानी है, तो जीपीडीपी बनाने के लिए सबसे पहला जो चरण है वो है वातावरण निर्माण। आप गांव में वातावरण बनाइए। वातावरण कैसे बनेगा भाई? तो वातावरण बनाने का एक ही तरीका है, वो है जो सबसे कारगर तरीका है, वो है आप लोगों को गांव की जीपीडीपी के बारे में अवेयर करें, उनको समझाएं। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले वातावरण निर्माण की बात करेंगे, एक एक करके मैं सबको एक्सप्लेन करूंगा। पहला, समुदाय की सक्रिय भागीदारी से ही नियोजन की संभावनाएं बढ़ती हैं। ठीक है, यानी जब तक गांव के लोग सक्रिय भागीदारी जीपीडीपी में नहीं करेंगे तब तक जीपीडीपी बेहतर नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? कि आपको यही नहीं पता होगा गांव की समस्या क्या है, तो आप उसका निस्तारण कैसे करोगे? अब भले आप जो है जीपीए हो यानी ग्राम पंचायत अधिकारी हो, लेकिन आप गांव के निवासी नहीं हो। ठीक है, आप सप्ताह में एक आध बार आओगे गांव में। एक आदमी जो है वो उसकी पूरी ज़िंदगी गांव में बीत गई। हो सकता है बहुत सारी जगह ऐसी हो गांव की जहां शायद अब आप जो है अपने 3 साल की पोस्टिंग में कभी जाओ ही ना। ऐसा होता है, नॉर्मल बात है भाई ये। तो अगर आपको गांव के विकास के लिए कोई योजना बनानी है तो समुदाय की सक्रिय भागीदारी बेहद आवश्यक है। लोगों को आपको शामिल करना पड़ेगा, तभी आपको एक्चुअल प्रॉब्लम समझ में आएगी और तभी आप उसका समाधान कर पाओगे। ठीक है। दूसरा, वंचित समुदाय के दृष्टिकोण से समस्याओं तथा समाधानों के अधिक विकल्प सामने आने की संभावना बढ़ जाती है। जब आप वातावरण बनाते हो तो वातावरण बनाने से क्या होता है कि आपको समस्याएं और उनके समाधान, अब मान लो कोई समस्या आई है ना, तो जब 4 लोग समस्याएं गिनाते हैं तो गांव के 10 लोग उनका अपने स्तर से समाधान भी आपको बताएंगे। ऐसा मीटिंग में होगा कि गांव में कोई समस्या आई है ना, तो गांव में समस्या आप सुनोगे तो गांव के कोई बुजुर्ग लोग, सीनियर लोग आपको उसका समाधान ही बताएंगे कि साहब ऐसे ऐसे कर लो तो ये काम हो सकता है। बात समझ रहे हैं? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरा, योजना निर्माण के आगे के चरण आसान हो जाते हैं क्योंकि आपको पता होता है प्रॉब्लम क्या है, तो आप उसको आसानी से जो है शॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है। चौथा, प्रतिनिधियों के अलावा समुदाय के युवा, वंचित वर्ग, महिला, दिव्यांग, समुदाय आधारित संगठन, हाशिए पर खड़े व्यक्ति तथा धार्मिक प्रतिनिधि भी महत्वपूर्ण भूमिका में आ जाते हैं क्योंकि आपने सबको शामिल कर लिया ना। तो युवा भी आ गए साहब, SC ST भी आ गए, महिलाएं भी आ गई। महिलाएं खूब जीपीडीपी में भाग लेती हैं भाई। मैंने तो मीटिंग करी थी तो खूब महिलाएं आती हैं, लेकिन हाँ अभी भी जो है कुछ समस्याएँ हैं कि महिलाएं आती तो हैं लेकिन उतना अच्छे से बोल नहीं पाती हैं, तो बेचारी घूंघट डाल के ही बैठी रहती हैं। लेकिन हाँ फिर भी आपस में जो है वो अपना जो है आप बातचीत करके आपको अपनी समस्या बता देती हैं और उस पर जो है आप अपना जो भी कार्रवाई है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक विषयों जैसे कन्या भ्रूण हत्या, कुपोषण, बाल विवाह, बाल श्रम, घरेलू हिंसा आदि पर दृष्टिकोण में बदलाव आने लगता है। जब आप गांव में मीटिंग के माध्यम से माहौल बना लेते हो ना, तो फिर जो सामाजिक मुद्दे, आप गांव के जो भी अच्छे लोग हैं वो सब मीटिंग में बैठे हैं, तो आप उन मीटिंग में बैठ करके जो सामाजिक बुराइयां हैं उनके प्रति आप बात कर सकते हो और लोगों को अवेयर कर सकते हो कि साहब कन्या भ्रूण हत्या खराब चीज़ है, लोगों की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, बाल विवाह नहीं होना चाहिए, बाल श्रम खराब है, घरेलू हिंसा खराब है ना। इन पर क्या क्या कानूनी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं वो भी आप लोगों को बता सकते हो। तो इससे क्या होता है, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आता है। ठीक है, और लोगों की हैबिट को चेंज करना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये आपको पूरी ज़िंदगी करना पड़ेगा, तब आप कर पाओगे, ये बात समझ लो। और जब आप पंचायत में पहुंच जाओगे तब आप इस चीज़ को अच्छे समझ पाओगे कि लोगों के व्यवहार को बदलना बेहद ही मुश्किल काम है, लेकिन हाँ सरकार ने आपको एक काम दिया है तो करना पड़ेगा। तो ये तो हो गए देखो फ़ायदे। ठीक है, वातावरण निर्माण के फ़ायदे। लेकिन अब वातावरण निर्माण होगा कैसे? ठीक है, वातावरण निर्माण का सीधा सा मतलब है कि लोग मीटिंग में क्यों आएंगे भाई ग्राम सभा की मीटिंग है तो लोगों को पता भी तो हो मीटिंग है भाई। लोगों को जब पता होगा मीटिंग है तभी तो ये सारी चीज़ें होंगी जो हमने अभी पढ़ी हैं, है ना। तो लोगों को पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए क्या क्या तरीके हैं देखो। प्रचार सामग्री, आप पोस्टर वगैरह लगवा दो गाँव में।
ठीक है। या फिर जीपीडीपी के बारे में जानकारी देते हुए आप ग्राम पंचायत के जितने भी लोग हैं उनके घर एक आमंत्रण, एक कार्ड भिजवा दो, छोटा छोटा कार्ड भिजवा दो कि साहब जीपीडीपी हम मीटिंग करेंगे और आप सभी लोगों को उसमें आना है और आप लोगों का आना अनिवार्य है, ठीक है। इसके अलावा स्पीकर से आप घोषणा करवा दो, गाँव में स्पीकर घुमा दो साहब, या फिर रैली निकलवा दो बच्चों के माध्यम से, या फिर स्थानीय मीडिया जो है, जो लोकल मीडिया उसके माध्यम से आप करवा सकते हैं, ठीक है। स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा गाँव में देखिए जितने भी स्कूल होंगे वो आपके अधीन होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। सुनने में थोड़ा अजीब आपको लगेगा कि हमारे अधीन है, भाई जो भी चीज़ें पंचायत में आती हैं सब आपके अधीन है, ध्यान रखना, ये बात समझ लो, ठीक है। भले आपका ग्रेड पे कम होगा और मास्टर्स जो वहाँ जो मास्टर पढ़ा रहे होंगे प्राइमरी के जूनियर, उनका ग्रेड पे आपसे बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी स्कूल में काम करवाने के लिए आप ही के पास आएंगे। तो यहाँ आपको महसूस होगा कि आखिरकार आपके नाम के पीछे अधिकारी क्यों लगा है, तब आपको एहसास होगा, ठीक है। और बिल्कुल चिंता मत करो, हमारा जो ग्राम पंचायत अधिकारी संघ है ये ग्रेड पे बढ़वाने के लिए भी जो है लगातार प्रयास कर रहा है, तो जल्दी ही हम इसमें भी सफल होंगे, हमारा ग्रेड पे भी बढ़ेगा, ठीक है। प्रॉपर अधिकारी वाली फीलिंग लेंगे, टेंशन मत लो, ठीक। इसके अलावा सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो लोगों को जीपीडीपी मीटिंग के बारे में बताने के लिए, ठीक है। और मुनादी पोस्टर वगैरह भी लगवा सकते हो। अब ये तो देखो बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन होता क्या है, जो प्रैक्टिकल चीज़ें वो मैं आपको बताता हूँ। प्रत्येक ग्राम पंचायत के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उन्हीं ग्रुप पे डाल दिया जाता है कि साहब मीटिंग है, और प्रधान जी, रोजगार सेवक, सफाई कर्मी, पंचायत सहायक जो है मिल करके एक दिन पूरे गाँव को इकट्ठा करते हैं, और फिर उस दिन सचिव जी आते हैं, बढ़िया, प्रधान जी बैठते हैं, मेंबर्स बैठते हैं, गाँव के लोग बैठते हैं, मीटिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये तरीका है। अब आपने जो है वातावरण तैयार कर लिया, लोग साहब मीटिंग में आ गए। अब मीटिंग में आने के बाद अब हम देखेंगे दूसरा चरण जो है इसका, वो है परिस्थिति विश्लेषण, कि साहब परिस्थिति क्या है, गांव की परिस्थिति क्या है। क्योंकि जब तक आपको गांव की परिस्थिति नहीं पता होगी तब तक आप उसका समस्या का समाधान कैसे करोगे। जब तक आपको एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं पता है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो इसके लिए क्या क्या तरीके हैं, प्राथमिक एवं द्वितीयक या सहयोगी आंकड़े इकट्ठे करना, गांव की समस्याओं को लेकर के आंकड़े तैयार किए जा सकते हैं, ठीक है। बैठकों की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी जो है करवाई जा सकती है, ठीक है। आंकड़ों का विश्लेषण, तुलना करना तथा ग्राम पंचायत की विकास स्थिति की ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करना, ठीक है। मिशन अंत्योदय का डेटा आप ले सकते हो, जो गांव में जो राशन डीलर होते हैं उनके पास होता है। मुख्यतः ग्राम पंचायत विकास योजना के आंकड़ों के संग्रह हेतु ग्रामीण सहभागी आकलन पद्धति का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं PRA, यानी ये फुल फॉर्म इसका लिखा हुआ है, देख लेना। अब गांव की समस्या को समाधान करने, मतलब गांव की समस्या को पता लगाने के लिए, ये तो देखिए थोड़ा सा वैसी भाषा थी, आपको समझ में नहीं आई होगी, बहुत आसान भाषा में बताता हूँ। गांव की समस्या को जानने के लिए क्या क्या तरीके हैं। पहला, आप घर घर हाउस होल्ड सर्वे करो, बेसिकली गाँव में लोगों से जा कर के मिलो। अब हर घर में जाना संभव नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है, कोई ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी सबके घर में नहीं जाता है, ठीक है। सबके घर में क्या, किसी घर में नहीं आता। दूसरा, आप ट्रांजिट वॉक कर लो, गांव में टहल लो, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ सड़क है, कहाँ नहीं है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, इस तरीके से। सोशल मैपिंग कर सकते हो आप, रिसोर्स मैपिंग कर सकते हो, और फोकस ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। गांव के लोगों से डिस्कशन कर लो, जैसा कि मैंने बताया कि ग्राम सभा की मीटिंग में आप लोगों से पूछो क्या क्या समस्याएं हैं, लोग अपनी समस्याएं बताएंगे और फिर उसके आधार पर उस पर कार्यवाही की जा सकती है, ठीक है। तीसरा जो चरण है वही है कि आवश्यकता तथा समस्याओं की पहचान करना। तो वही जो अभी हमने जो पिछला चरण देखा था उसी का ये अगला रूप है। जब आप गांव में टहले, गांव में लोगों से मिले, तो आपको क्या क्या समस्याएं मिली, ठीक है। जो भी समस्याएं मिली उनकी आप लिस्ट बना लो, सही है। अब एक बार फिर से आपको शुरू से बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, गांव में ग्राम सभा की मीटिंग होने वाली है, इसके लिए आप जनता को बुलाओगे, ठीक है। इसे हम कहते हैं माहौल निर्माण। दूसरा, गांव की समस्या पहचानने के लिए आप हाउस होल्ड सर्वे कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। लोगों से जब आप मिल लिए तो लोगों की समस्याएं आपको पता चली। लोगों की समस्याएं जब आपको पता चल गई तो आप क्या करो, एक लिस्ट बना लो साहब, क्या क्या समस्याएँ हैं। जो भी समस्या निकल करके आएँ उन्हें एक फॉर्मेट में लिख लें, एक फॉर्मेट बना लें, जिससे कि गांव की पूरी समस्याओं को एक जगह लाया जा सके और फिर उनमें प्राथमिकता का निर्धारण किया जा सके कि कौन सी समस्या ज़्यादा ज़रूरी है सॉल्व करना। उसके बाद अब आपको गांव की समस्या पता चल गई,
तो जब गांव की समस्या पता चल गई तो हमारे पास उन समस्याओं को निपटाने के लिए क्या क्या उपलब्ध संसाधन है, उसके अनुसार उनकी प्राथमिकता सेट करना। ठीक है। अब मान लो गांव में कोई जो है, गांव में मान लीजिए 50 मीटर की सड़क बन रही है साहब, तो ये 50 मीटर की सड़क है या 10 मीटर की सड़क है, ये पंचायत के अधिकार में है, पंचायत से बनवा सकती है। लेकिन गांव में आने के लिए रोड ही नहीं है 4 किलोमीटर का, तो क्या ये समस्या पंचायत के अधिकार में है, ग्राम पंचायत के अधिकार में है? नहीं है, ये जिला पंचायत के अधिकार में है। तो जिला पंचायत के अधिकार में है तो फिर इस पर जो है राज्य का जो PWD डिपार्टमेंट होता है वो कार्रवाई करेगा। आप थोड़ी कर पाएंगे। उसको 4 किलोमीटर सड़क बनाने में मान लीजिए 4 करोड़ का खर्चा आ रहा है, तो आप कहाँ से लाओगे? पंचायत के पास इतना संसाधन नहीं है। तो फिर जो हमारे संसाधन में, जो हमारे अधिकार में है, जो हमारे संसाधन के अनुसार जिन्हें हम कर सकते हैं, उनको हम पहले प्राथमिकताएं देंगे, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है। जो चीज़ हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है उनको हम आगे बढ़ाएंगे। हम नहीं कर सकते उन पर टाइम वेस्ट नहीं करने का। प्राथमिकता सेट करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हित इसमें जुड़ा हो। सही है। अब सड़क बनेगी, सब लोग लाभ लेंगे, पानी की टंकी लगेगी, सब लोग लाभ लेंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति तथा कमज़ोर वर्गों के हितों में होनी चाहिए योजना वो, या जो भी हम प्राथमिकता सेट करते हैं वो SC ST तथा कमज़ोर वर्गों के हित में होनी चाहिए, महिलाओं तथा बच्चों के हित में होनी चाहिए। ठीक है। या फिर गंभीर प्रकृति की जो समस्याएं हैं जो वर्तमान या भविष्य में घटित हो सकती हैं, जैसे बाढ़ है, संक्रामक रोगों की समस्या है, सूखे से निपटने की समस्या है, इनको हमें प्राथमिकता देनी है, इनको पहले सॉल्व करेंगे हम, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी हैं। बात समझ रहे हैं ना? ऐसी समस्याएं जिनका निराकरण स्थानीय स्तर पर हो सकता है, लोकल लेवल पे, जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एक सड़क है 50 मीटर की, इसको आप गांव में बना सकते हो। एक है 4 किलोमीटर की, है ना? तो 4 किलोमीटर की आप कैसे बना पाओगे? आपके पास ना तो पैसा है, ना आपके अधिकार में है। तो फिर 50 मीटर पे पहले काम कर लो आप। ठीक है। ये वाला तो स्थानीय स्तर पर जिनको सॉल्व किया जा सके। प्राथमिकताओं को निर्धारित करते समय उन्हें 2 भागों में बांट लेना चाहिए। जब भी आप प्राथमिकताएं सेट करेंगे तो 2 भागों में इनको हम बांट लेंगे। पहला, वित्तीय प्राथमिकता, जिनके लिए फंड चाहिए सीधे, जिन्हें सॉल्व करने के लिए पैसा ही चाहिए, जैसे नाली खड़ंजा बनाना, हैंडपम्प मरम्मत, और भी कोई, जैसे कोई बिल्डिंग बनवानी है। बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग ऐसा नहीं है, पंचायत में बड़ी बिल्डिंग बनती है, जैसे RRC बनता है। ठीक है। हालांकि इनके लिए अलग से पैसा आता है, या पंचायत भवन में आपको कोई निर्माण कार्य कराना है, उसको सेट वेट कराना है, तो उसके लिए पैसा लगता है। दूसरा, सामाजिक प्राथमिकताएं, जिनके लिए फंड ज़रूरी नहीं है, जैसे कुपोषण है, अशिक्षा है, टीकाकरण है, लैंगिक असमानता, बाल संरक्षण, सुरक्षित पेयजल। इनको दूर करने के लिए पैसा नहीं लगता है। इनमें क्या होगा, जागरूकता अभियान आपको चलाना पड़ेगा, तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसमें लोगों से मिलना पड़ेगा, है ना? और फिर लोगों को थोड़ा जागरूक करना पड़ेगा कि साहब आप ऐसा मत करो, आप जो है बेटियों को पैदा होने तो बेटियों को मत मारो, है ना? या कुपोषण कितना खतरनाक हो सकता है आने वाली पीढ़ी की। तो ये सब जो है इनमें पैसा नहीं लगता है, इनमें आपको थोड़ा जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा। आवश्यकता और समस्याओं को सूचीबद्ध करने के साथ साथ ग्राम पंचायत के उपलब्ध संसाधनों का भी आकलन कर लिया जाए। जरूरी चीज़ है भाई। ग्राम पंचायत में उपलब्ध संसाधनों की सूची तैयार करने में मानव संसाधन तथा वित्तीय संसाधनों की सूची तैयार की जाएगी, जिसे ग्राम पंचायत का रिसोर्स एनवेलप कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। अब रिसोर्स एनवेलप क्या है? रिसोर्स एनवेलप में 2 चीज़ें आती हैं, मानव संसाधन तथा वित्तीय संसाधन, यानी जो चीज़ें पैसे से होंगी और जो चीज़ें इंसानों के माध्यम से होंगी। अब यहाँ पर एक लिस्ट है, इसको आप देख लो। ये हमारा रिसोर्स एनवेलप है। जैसे मानव संसाधन कौन है? आप खुद हो, ग्राम पंचायत सचिव हो, या फिर SSG की महिलाएं हैं, सेल्फ सर्विस ग्रुप की महिलाएं हैं। ठीक है। और पैसे की बात करेंगे तो आपके पास केंद्र का पैसा है और आपके पास खुद की भी आय है। बात समझ रहे हैं? मानव संसाधन में लेखपाल आ जाएगा, ग्राम सभा के सदस्य आ जाएंगे। पैसे में राज्य आपको पैसा देगा और जो है CSR आ जाएगा, यानी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब CSR क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं? दान देती हैं। मान लो आपके गांव में कोई बहुत बड़ी कंपनी आ गई, तो फिर आप उससे ये अपील कर सकते हो कि साहब चूँकि आप हमारे क्षेत्र में हो तो गांव का विकास करना आपकी जिम्मेदारी है। तो वो कंपनियां क्या कर सकती हैं? उस गांव में स्कूल खोल सकती हैं, अस्पताल खोल सकती हैं, विश्वविद्यालय खोल सकती हैं। तो ये क्या है? ये उनकी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको वो निभाती हैं। ठीक है। तो ये आपके सरकारी हैं, ये गैर सरकारी हैं। इसके अलावा मानव संसाधन में ANM होते हैं, युवा दल होते हैं, और वित्तीय संसाधन में पैसे में मनरेगा आता है, मानव संसाधन में आंगनवाड़ी आता है। ये सब आप एक बार इसको पढ़ लेना। ठीक है। यानी
कौन कौन से मानव संसाधन है, कौन कौन से वित्तीय संसाधन है। जिनसे पैसा मिलेगा वो वित्तीय संसाधन है, और जिनमें इंसानों की आवश्यकता है वो सब आपके मानव संसाधन है। ठीक है, पंचायत में। ठीक, तो पंचायत में पैसा जो है कहाँ कहाँ से मिलता है, राज्य वित्त से मिलता है, केंद्र वित्त से मिलता है, मनरेगा से मिलता है, NRLM से मिलता है। ठीक है, और VHSNC, ठीक है, इनसे पैसा मिलता है। ठीक है, ये सब तो सरकार देती है, बाकी ये जो है ये अलग से भी हैं कुछ, जैसे OSR मैंने आपको बताया था, ओन सोर्स रेवेन्यू, कि पंचायत खुद का पैसा कमाए या फिर आप जो है कंपनी वगैरह से दान ले लो। तो ये तरीके हैं। तो रिसोर्स एनवेलप में 2 चीज़ें आती हैं, ध्यान रखना, मानव संसाधन और वित्तीय संसाधन। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। 3 चरण हमने देख लिया, अब हम देखेंगे चौथा चरण, संसाधनों का निर्धारण तथा ड्राफ्ट प्लान तैयार करना। अब आपको पता चल गया साहब कि हमारी क्या क्या समस्याएं हैं, और उनको हमने सेग्रीगेट कर लिया कि कौन सी पैसे से सॉल्व होंगी, कौन सी सामाजिक जो है मतलब कौन सी जो है जनता के सहयोग से सॉल्व हो जाएंगी। इसके बाद जितनी भी हमारी प्राथमिकताएं हैं उनके लिए ग्राम पंचायत विकास योजना का ड्राफ्ट प्लान तैयार किया जाएगा। ध्यान रखना, GPDP का ड्राफ्ट प्लान कौन तैयार करेगा? ग्राम पंचायत। याद रखिएगा, ग्राम सभा नहीं, ग्राम पंचायत तैयार करेगी। इंपॉर्टेंट चीज़ है। ड्राफ्ट प्लान बनाते समय निम्न बिंदुओं पर ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे प्रस्तावित क्षेत्र। इसमें प्रस्तावित क्षेत्र के लिए संपूर्ण गतिविधियों की सूची होगी जिस पर ग्राम सभा के दौरान निर्णय लिया गया है। फिर आएंगे प्राथमिकताएं। इसमें केवल उन गतिविधियों की सूची होगी जिन्हें वार्षिक कार्य योजना हेतु स्वीकृत किया गया है। फिर है फंड आवंटन। प्रत्येक क्षेत्र हेतु बनाई गई परियोजना को पूरा करने के लिए आवंटित धनराशि का विवरण होगा, कितना पैसा अलॉट किया गया है। फिर इस पे होंगे फंड के सोर्स। ठीक है, यानी आपको सेंट्रल से पैसा मिलता है, स्टेट से पैसा मिलता है। ठीक है ना, फाइनेंस कमीशन होते हैं। ठीक है, ये आपका 15 फाइनेंस लिखा है ना, FFC यानी 15 फाइनेंस कमीशन, फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन, OSR होते हैं आपके, फिर कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, CSR जो अभी हमने देखा था, ठीक है, क्या क्या था CSR आपका, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये भी यहाँ से भी पैसा आपको मिलता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे पैसे के सोर्स हैं, ध्यान रखना। ठीक, तो चौथा चरण है हमारा पैसे को लेकर के, क्योंकि कोई भी योजना आप बनाओगे तो पैसा तो चाहिए, बिना पैसे क्या होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके एग्ज़ाम के लिए है वो है ये कि जब आपने सारा कुछ तैयार कर लिया तो अब पैसा आपको कहाँ कहाँ से मिलेगा। या मान लीजिए आप गांव में कोई योजना बना रहे हैं तो किस स्तर तक योजना पंचायत अपने तरीके से बना सकती है। तो देखो ध्यान रखना, ग्राम सभा के अनुमोदन के पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा अगर 5 लाख तक की कोई भी योजना है, 5 लाख तक की, ध्यान रखना, तो पंचायत खुद ही इसको अप्रूव कर लेगी। इस फाइल को कहीं भी ले जाने की आवश्यकता नहीं है। 5 लाख तक का कोई भी काम ग्राम सभा अपने ही अनुमोदन से करवा लेगी। ये फाइल कहीं नहीं जाएगी, ग्राम सभा से ही पास होकर चली जाएगी और सरकार आपको पैसा दे देगी। लेकिन अगर कोई योजना 5 लाख से लेके 7.5 लाख रुपए तक की है, ठीक है, 5 लाख से ऊपर चली गई, लेकिन कितना, 7.5 लाख तक, तो फिर ऐसी योजना को पास कराने के लिए फिर ये फाइल पंचायत से आगे चली जाती है। और ये फाइल चली जाती है कहाँ पर? ADO साहब के पास चली जाती है, ADO पंचायत के पास चली जाती है। और फिर ADO पंचायत साहब अपना जो है दिमाग लगा करके, जांच वगैरह करवा करके, उन्हें लगता है कि नहीं ज़रूरी काम है, तो फिर वो इसको पास कराएंगे। तो 5 लाख तक गांव खुद करेगा, 5 लाख से 7.5 लाख तक ADO पंचायत करेंगे, और 7.5 लाख से 10 लाख तक का अगर कोई योजना है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा ये, तो 10 लाख तक की कोई भी योजना है, 7.5 से लेकर 10 लाख तक, तो वो फिर DPRO साहब के पास चली जाती है। ठीक है, और अगर गांव में 10 लाख से भी अधिक की कोई योजना है, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, तो फिर वो चली जाती है कहाँ पर? वो चली जाती है सीधे सीधे जिला अधिकारी यानी DM के पास चली जाती है, वहाँ से पास होके आती है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको भैया याद रखना है, पेपर में आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये 5 लाख तक की योजना कौन स्वीकार करता है, 7.5 लाख तक की कौन करता है, 7.5 से 10 लाख की कौन करेगा, और 10 लाख से ज़्यादा ही कौन करेगा। तो 5 लाख तक पंचायत, 5 लाख से 7.5 लाख ADO पंचायत, 7.5 लाख से 10 लाख जिला पंचायत राज अधिकारी DPRO साहब, और 10 लाख से ऊपर DM साहब जो है इसकी स्वीकृति देते हैं, तब पैसा आपको मिलेगा। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि पंचायतें जो है योजना जो बनाती हैं वो 4,99,999 की बनाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ले सही है।
अपने स्तर से ही बना लेंगे, 2-2 बार में बना लेंगे तो फाइल वहीं के वहीं पास हो जाती है, आगे जाती ही नहीं है। ये मैंने आपको अंदर की बात बता दी, ठीक है। चलो ओके, अब तकनीकी स्वीकृति की बात करेंगे, क्योंकि कोई भी काम करवाना होता है तो उसमें टेक्निकल चीज़ें भी आती हैं। तो देखो, वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई, मंडी समिति, जिला पंचायत, अवर अभियंता ये लोग काम करते हैं। लोक निर्माण विभाग, ये आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि कोई भी जो काम कर रहा जो भी काम होता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए काफ़ी सारे चरण होते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट चरण होता है MB का। MB मतलब मेजरमेंट बुक। अब मान लो गांव में आपको सड़क बनवानी है, तो एक इंजीनियर आएगा, JE होते हैं वो जो इंजीनियर, वो आपके तकनीकी सहायक हैं। वो आपको बता देंगे साहब ये सड़क 50 मीटर बननी है तो इसमें इतना गिट्टी लगेगी, इतना सीमेंट लगेगी और इतना जो है मतलब जो भी चीज़ें हैं वो सब बता देंगे और उसके आधार पर कह देंगे साहब ये योजना जो है 4 लाख में बन के तैयार हो जाएगी। तो ये इसकी तकनीकी स्वीकृति हो गई। फिर आप इसको आगे भेजेंगे, उसके आधार पर आपको पैसा मिल जाएगा। इसमें इंजीनियर लोग काम करते हैं, प्राक्कलन तैयार करते हैं, मतलब इसका मेजरमेंट करते हैं कि आखिरकार क्या है। इसके लिए जो है उनका परसेंटेज फिक्स होता है, सरकार उन्हें परसेंटेज देती है, 2 या 3% करीब करीब रहता है, ठीक है। और ज़्यादातर ये लोग प्राइवेट होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ, सरकारी नहीं होते। चलिए, प्रत्येक परियोजना दस्तावेज ग्राम पंचायत विकास योजना का हिस्सा होती है। तैयार ग्राम पंचायत विकास योजना को अगली ग्राम सभा में रखा जाता है। उसके बाद उसको जब ग्राम सभा में रखा जाएगा तो ग्राम सभा कहेगी हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है, और उसके बाद जो है उसको पास कर दिया जाएगा। इसको आप लोग एक बार पढ़ लेना, इतना हमारे काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। एक बार चलो पढ़ लेते हैं इसको। ग्राम सभा द्वारा कार्य योजना का निर्माण कार्य किया जाएगा, ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। यह सचिव का दायित्व है, ठीक है। अब एक बार इसको मैं थोड़ा समराइज़ करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ग्राम सभा की मीटिंग होगी। ग्राम सभा की मीटिंग में आप माहौल तैयार करेंगे, समस्या को पता लगाएंगे। समस्या के बाद जो है उसकी समस्या को आप जो है पॉइंट आउट करेंगे। फिर पैसे की बात आएगी और पैसे की बात आने के बाद आप उसे वित्तीय स्वीकृति के लिए भेज देंगे, कितना रुपया खर्च होगा। और ये जब ये सारे काम हो जाएंगे तो फिर से इसे रखा जाएगा ग्राम सभा में, और ग्राम सभा जो है कहेगी ठीक है आपने सही तैयार किया है, इसको आप आगे भेज दो। उसके बाद इसे अपलोड कर दिया जाएगा कहाँ, ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर, और ये आपका काम होगा, सचिव का काम होगा, प्रधान जी का काम नहीं है, ठीक है। योजना के अवलोकन में पंचायत की स्थायी समितियों के सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। आपको याद होगा मैंने बताई थी 6 स्थायी समितियां होती हैं। निर्धारित कार्यों के अनुसार जो भी संबंधित स्थायी समितियां जिम्मेदार हैं वे अपनी सहायता हेतु लाभार्थियों के बीच से कुछ लोगों का चयन कर लें और हो रहे कार्यों की निगरानी में मदद करें, ठीक है। अच्छा, ये काम निगरानी के लिए एक अनुश्रवण समिति भी गठित की जा सकती है। इससे लोगों की भागीदारी बढ़ेगी, साथ में एक विकास योजना के प्रति लोगों में अपनत्व और स्वामित्व का भी बोध आएगा। लोगों में ये एहसास दिलाना जरूरी है कि जो काम हो रहा है ये आपका हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सरकारी काम है तो जनता का काम है, जनता के आप लोग हो, ठीक है। योजना संबंधी निर्माण सभी व्यय 15वें वित्त आयोग की निधि से खर्च होंगे, ध्यान रखना, यानी केंद्र से पैसा खर्च होगा, राज्य से नहीं होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको देख लो थोड़ा सा, सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित GPDP। आपको पता होगा SDG का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, तैयारी कर रहे हो तो सुना होगा। SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो 17 डेवलपमेंट गोल हैं, उसके आधार पर जो है आपको GPDP बनानी होती है, ठीक है। तो वैश्विक स्तर पर 17 विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पंचायत राज मंत्रालय द्वारा विषयगत दृष्टिकोण अपनाते हुए सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीकरण कर दिया गया है, जिसमें 9 थीमें शामिल होती हैं, 9 थीम शामिल होती हैं। ये आपके सिलेबस में है, इसको मैं जो SDG का स्थानीकरण है इसको मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो अभी इसको आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये पूरा वही है, तो इसको अभी छोड़ दो, इसके लिए मैं अलग से क्लास ले आऊँगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब ये आप देख लो जरा, लास्ट पॉइंट इसका। पंचायती राज अधिनियम में जो प्रावधान है उसके अनुसार न्यूनतम 2 ग्राम सभाओं के आयोजन से पूर्व तथा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले जन योजना अभियान दिनांक 2 अक्टूबर से 31 जनवरी के मध्य आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं, इस प्रकार न्यूनतम 3 ग्राम सभाओं से पूर्व प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में महिला सभा तथा बाल सभा का अनिवार्य रूप से आयोजन किया जाने का ये शासनादेश है। ये सब बोल बच्चन है, आपके काम करेंगे। इतना समझो कि जो GPDP की बैठक है, सुन लो इसको एक बार, GPDP की बैठक है ये 2 अक्टूबर से, ठीक है, 2 अक्टूबर से 31 जनवरी के बीच ये बैठक होनी चाहिए,
ना केवल बैठक होनी चाहिए बल्कि ये प्रस्ताव भी 31 जनवरी तक ई स्वराज पोर्टल पर अपलोड हो जाना चाहिए। ध्यान रखना, ये नियम है, ठीक है। तो 2 अक्टूबर से मीटिंग स्टार्ट हो जाते हैं। आप अक्टूबर में कर लो, नवंबर में कर लो, दिसंबर में कर लो, लेकिन 31 जनवरी तक हर हालत में ये जो प्रस्ताव होगा, ये जीपीडीपी का प्रस्ताव ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड हो जाना चाहिए। फिर उसके हिसाब से पैसा आता है और फिर आगे काम होता है। तो ये हुआ पूरा का पूरा हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सोर्स आपके सामने है, ये देख लीजिए, ठीक है। ये पंचायत जो वेबसाइट है वहाँ से हमने सारा का सारा निकाला है, ठीक है। तो अगर आपको ये सारे के सारे PDF चाहिए तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा हमारा पेड ग्रुप। मात्र 800 रुपये में सारा का सारा PDF आपको ये मिल जाता है। बाकी मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि अगर आप चाहते हैं कि यूपी स्पेशल की भी क्लास में लेकर के आऊँ तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट करिए, उसके आधार पर मैं जो है यूपी स्पेशल की क्लास शुरू कर दूंगा, लेकिन करूंगा तभी जब आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, UPSSC की VPO परीक्षा का एग्ज़ाम 27 अप्रैल को होने वाला है। तो इसके लिए स्पेशल बैच लॉन्च कर दिया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इसमें आपको बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम पैसे में आपको कंप्लीट तैयारी करवा दी जाएगी, पूरी की पूरी। यहाँ पर आप देख सकते हो मेंस का कंप्लीट स्टडी मटेरियल बैच आपको मिल जाएगा केवल 800 रुपये में, जिसमें आपको VPO के लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग और ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे के सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं इसमें, पंचायती राज आएगा, कंप्यूटर आएगा और उत्तर प्रदेश स्पेशल आएगा। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है आपको 30 दिनों के भीतर दे दी जाएंगी और फिर जो है आपको बाकी का पूरा जो समय है वो केवल रिवीजन के लिए आपको मिलेगा। तो बहुत आसानी से आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो आप चाहें तो केवल टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। मात्र 400 रुपये में इसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको दे दी जाएंगी, जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको लगवा दिए जाएंगे। आप चाहें तो इसके पेड क्विज भी ले सकते हैं मात्र 500 रुपये में, जिसमें आपको टेलीग्राम पर लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग पेड क्विज लगवा दिए जाएंगे, ठीक है। और आप पूरा का पूरा बैच लेना चाहे तो इसमें अभी आपको 200 रुपये की छूट भी मिल रही है। मात्र 1500 रुपये में आप पूरा का पूरा बैच ले सकते हैं। बैच लेने के लिए साथियों नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर लीजिए। धन्यवाद।